Hi, I'm Wise Muskan from Retire Wise and we are back with yet another amazing Q&A round. This Q&A round is not an ordinary Q&A round because we are going to discuss about fixed income investments and the answer are given by Mr. Hemant Beniwal. So let us dive into the first question. In a world chasing high returns, why might so-called boring fixed incomes make sense? या मुस्कान सो इट्स अ गुड टॉपिक यस हम बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं फिक्स इनकम क्योंकि जब बुल मार्केट के अंदर इक्विटी से बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं तो आई थिंक क्रिकेट एनालॉजी इसको शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है यस वी ऑलवेज नीडेड सहवाग एंड तेंदुलकर बट द्रविड़ भी टीम के अंदर बहुत ज़रूरी है राइट सो वो एक स्टेबिलिटी देते हैं जो टीम को जिताने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है एंड अगर मैं बात करूं कि क्या रोल है आज की डेट में डेट का so first is say capital preservation. Not everyone can take risk, right? So someone who is retired may not want to have say almost say 70-80% in equities. He or she may prefer कि 50-60% तो debt होना ही चाहिए, तो वो capital preservation वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है. Second is asset allocation. अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो उसका सिंपल मीनिंग है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी है और कितना डेट है एंड देर आर स्टडीज विच सजेस्ट कि 93% ऑफ द रिटर्न्स इन द पोर्टफोलियो आर बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन एंड वी ऑल नो कि ये एक जो कोरिलेशन की हम बात करें तो एक डेट और इक्विटी का जो कोरिलेशन है वो एक एसेट एलोकेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है. तो लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि जब इक्विटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो डेट परफॉर्म कर रहा होता है तो वो रीबैलेंसिंग में फ़ायदा देता है. और अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म गोल्स की, लेट्स से इमरजेंसी फंड, राइट, सो नो वन वुड लाइक टू पुट हिज मनी इन से इक्विटीज़ फॉर से इमरजेंसी नीड्स. अगर 1-2 साल बाद कोई इंपॉर्टेंट गोल है, लेट्स टॉक अबाउट से योर किड्स एजुकेशन, डेफिनेटली आप उसके ऊपर रिस्क और चांस नहीं लेना चाहेंगे, राइट. सो वो तो 2 साल बाद अगर कॉलेज में जाना है तो जाना ही है. यू कैन डिले दैट फॉर से 4-5 ईयर्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट से रिटायर वाइज, अगर हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो पीपल विल रिक्वायर से रेगुलर इनकम. सो अगर हम बकेटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, सम डे वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, बट बकेटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर जो फर्स्ट बकेट होता है वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है, लेट्स से 1 ईयर और 2 ईयर काइंड ऑफ नीड. सो उसकी रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव से डेट फंड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इन योर पोर्टफोलियो. I totally agree with you. Fixed income का real part यही है. Now moving forward to the next question. As compared to stocks, fixed income investments are considered more safer. But what are the risks associated with it? 10-11 years back, I wrote an article on risk in debt, and I still remember कि almost 14-15 risks we were able to identify. So if I talk about key risk, one is definitely inflation. So if inflation is at say 6-7% and if you are generating say similar returns, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे. और मैं तो यहाँ पे टैक्सेशन को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ. इंटरेस्ट रेट रिस्क भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन से डेट फंड्स. सो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, डेट फंड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो उससे नेगेटिवली कोरिलेट करते हैं और उनके रिटर्न्स नीचे जाते हैं. और अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो डेट फंड्स के रिटर्न्स जो हैं वो बढ़ते हैं. क्रेडिट रिस्क भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है. काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि ये कंपनी है जो फिक्स डिपॉजिट्स दे रही है, या कुछ क्रेडिट रिस्क फंड है जो शायद एक्सपेक्टेशन है कि हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, बट हाई रिटर्न्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्क एसोसिएटेड है. ओके, सो क्रेडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है जो कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टर्स. वैसे तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लिक्विड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ आपने ऐसे प्रोडक्ट में डाल दिया जिसकी मैच्योरिटी आफ्टर से 5-7 ईयर्स है और बीच में से नहीं निकाला जाता सकता, तो वो भी एक बड़ा रिस्क बन जाता है. फिक्स इनकम में एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क है, दैट इज़ री इन्वेस्टमेंट रिस्क. लेट्स अज्यूम आपने कोई प्रोडक्ट ले भी लिया विच इज़ लाइक से 7%, 8% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, एंड लेट्स से वो एनुअली आपको इंटरेस्ट दे रहा है. अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाती है, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि वो 6% ही रह जाती हैं, तो जो पैसा आएगा अगर आप उसको री इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट होगा. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है. Well said you by sir. Last but not the least, and a very important question. लास्ट कुछ बजट्स में डेट फंड का टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उनको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑप्शन आई विल सजेस्ट आर्बिट्राज फंड्स. वैसे तो आर्बिट्राज फंड्स प्योर इक्विटी कैटेगरी में आते हैं,
और शायद इसीलिए वो उसका टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई 12 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद वो पैसा निकालता है तो 12.5% टैक्स ही उसको देना पड़ता है, और बिफोर से 12 मंथ्स उसको 20% देना पड़ता है। जबकि अगर मैं कंपेयर करूं डेट फंड से या फिक्स डिपॉजिट से, जहां पे अगर आप चाहे 6 मंथ्स रख रहे हैं, 1 ईयर रख रहे हैं या 5 ईयर्स रख रहे हैं, आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और आर्बिट्राज फंड कैटेगरी तो इक्विटी है, लेकिन द वे दे आर कंस्ट्रक्टेड वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इक्विटी और फ्यूचर मार्केट के डिफरेंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उनके रिटर्न्स भी क्लोज टू डेट कंसिडर किए जा सकते हैं, बट लेट्स से अगर वो डेट से नीचे भी हैं, सो लेट्स से 7% अगर आपको डेट फंड्स जनरेट करते हैं रिटर्न्स, आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, तो आपको जो इन हैंड, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 2.1% टैक्स निकल जाएगा, तो 4.9 या 4.95 आपके हाथ में आता है। और अगर आपको 7% की जगह 6% भी आर्बिट्राज फंड जनरेट करके देता है, तो 6% के ऊपर उसको 12.5% ही देना है साल के एंड के अंदर। तो आप खुद देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको फ़ायदा है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है इक्विटी सेविंग्स फंड। अगेन मैं इन फंड्स की बात करूं तो ये डेट कैटेगरी में नहीं आते, इक्विटी कैटेगरी के फंड होते हैं। इक्विटी कैटेगरी की डेफिनेशन ये होती है कि 65% ऑफ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़। तो ये फंड्स क्या करते हैं, 35% पैसा प्योर आपका डेट में लगाते हैं, रिमेनिंग जो 65 है उसमें से कुछ पोर्शन आर्बिट्राज के अंदर लगाते हैं, और कुछ पैसा ये इक्विटीज़ के अंदर लगाते हैं। नॉर्मली आप कंसिडर कर सकते हैं कि वैसे हाईएस्ट 35% है, बट नॉर्मली 15 to 30% ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़। सो अगर कुछ इक्विटी का एप्रिसिएशन है वो भी ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और डेट से जो रिटर्न्स जनरेट होता है उसका कॉम्बिनेशन निकाल के ये एक बेटर ऑप्शन हमें प्रोवाइड करवाते हैं फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्ट। लास्ट ईयर बजट में एक चेंज था जिससे फंड ऑफ फंड कैटेगरी में भी थोड़ा टैक्सेशन रिड्यूस हो गया। वहाँ पे आज की डेट में अगर हम 2 इयर्स की होल्डिंग पीरियड की बात करें तो 20% का टैक्सेशन है, आफ्टर दैट 12.5% का टैक्सेशन है। तो रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स ने एक क्रिएटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज़ इनकम प्लस आर्बिट्राज। उस फंड के अंदर भी 65% पैसा जो है वो डेट के अंदर इन्वेस्ट होता है, जो रिमेनिंग है वो आर्बिट्राज फंड्स के अंदर जाता है। तो अगर आप 2 साल की होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो आपको 12.5% टैक्स ही देना So होता है। thank you so much for this valuable information, sir. I hope our viewers are clear with the viewpoint. Thanks a lot for watching the complete video. I hope you enjoyed it. डियर व्यूअर्स, ये वीडियो सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। हर इंसान के इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सो इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट डेफिनेटली करें। सो स्मार्ट बने, सेफ रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।